जय माता की। साथियों, आज आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। इस यात्रा को हमने किया अगस्त के महीने में। तो निश्चित तौर पे बहुत बारिश वाला मौसम था, लेकिन अचानक बने इस कार्यक्रम में सौभाग्य से वंदे भारत ट्रेन की टिकट भी उपलब्ध हो गई। और आने और जाने दोनों की टिकट जब बुक हो गई तो हमें लगा अब यात्रा कर ही लेनी चाहिए। तो यात्रा की शुरुआत हमने सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की। 6 बजे की ट्रेन थी और ट्रेन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन सीट के अलावा हर मामले में उचित थी। और यात्रा जैसे जैसे आगे चल रही थी, हमारा उत्साह और बढ़ रहा था। उधमपुर पहुंचने के बाद तो मानो वादियों की सुंदरता और पता नहीं कितनी ही अनेक ट्रेनों टनल से होती हुई ये ट्रेन माता वैष्णो देवी के धाम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जब कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, ये मेरी पहली यात्रा थी कटरा रेलवे स्टेशन की। और जब यहाँ से इस पर्वत को देखा, इस खूबसूरत दरबार को देखा, तो मन प्रसन्न हो गया। अगले दिन हमने सुबह 5:30 बजे अपने होटल से निकले और यात्रा की शुरुआत हमने की माता के दर्शन के लिए। सुबह सुबह निकले थे तो ऑटो पकड़कर वहाँ से हमने अपने होटल से लेकर और दर्शनी दरवाज़ा तक की यात्रा की। और यात्रा की पर्ची हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, तो वो समय हमारा बच गया यहाँ पर। और इस कारण हम सवेरे जल्दी से जल्दी यात्रा करने के योग्य हो सके। सबसे पहला पड़ाव बाणगंगा हम पहुँचे थे। उस समय हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और हम बारिश के लिए तो तैयार ही थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, अच्छे रेनकोट लेकर। और यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं कि बाणगंगा के आसपास ये जो फ़ोटो स्टूडियो बने हुए हैं, इन्होंने मानो माता के मंदिर की दर्शन की बिल्कुल प्रतिकृति बना कर रखी हुई है। बाणगंगा में हमने स्नान नहीं किया, हम अपने होटल से ही स्नान करके चले थे। और लगातार वर्षा हो ही रही थी, हल्की हल्की, कभी तेज़। तो स्नान तो होना तय ही था। धीरे धीरे हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ना हमने शुरू किया। ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, दर्शनी दरवाज़ा बाद में बना था। ये दरवाज़ा, प्राचीन दरवाज़ा जो यात्रा का, वो ये था। आगे चल के आप एक और बाथिंग घाट देख सकते हैं। इसे भी बाणगंगा के समान ही माना जाता है। और यहाँ पर एक मतलब प्रशासन के द्वारा उचित प्रकार के नहाने की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा के अगले पड़ाव में आप देख सकते हैं, ये मंदिर प्राचीन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सभी भगवानों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो इस यात्रा की महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। ये यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पड़ाव चरण पादुका माता, जहाँ कहते हैं कि माता अपने भैरों को पीछे देखने के लिए वहाँ कुछ समय के लिए रुकी थी, तो उनके इस पैरों के स्थान बन गए थे, पैरों के निशान बन गए थे, इसलिए उस मंदिर को चरण पादुका का नाम दिया गया। आगे यात्रा चली तो इस समय बारिश अब बहुत तेज़ हो चुकी थी, हमें रास्ते में एक जगह रुकना भी पड़ा। उसके बाद भी बारिश हल्की हल्की होती रही। बहुत तेज़ बारिश में तो चलना संभव नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने अपने रेनकोट पहने और उस रेनकोट पहनकर ही हमने यात्रा को करना आरंभ किया दोबारा। जैसे यात्रा आगे बढ़ती रही, बच्चों में प्रसन्नता का भाव भी बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे थकान भी कहीं थी। लेकिन माता के दर्शनों की अभिलाषा उन्हें ऊर्जा दे रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बारिश के कारण यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे थे, नीचे के जो दृश्य थे वो मतलब आप सामने देख सकते हैं, कितने मनोभावन, बार बार जिन्हें देखने का मन करे। मैं भी जब वीडियो बना रहा था तो इस वीडियो को जो सामने आप देख रहे, बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे कटरा शहर मानो एक पूरी तरीके से धुल चुका था और इतना साफ सुथरा, और चारों तरफ हरियाली और बीच में कटरा का शहर। अब हम अर्धकुंवारी के पास आ चुके थे, तो बच्चे थोड़े थक भी गए थे, तो बच्चों को थोड़ा खीरा और बच्चों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी, कुछ समय का आराम किया। ये वो स्थान है जहाँ पर अर्धकुंवारी की अनाउंसमेंट की आवाज़ें आने लग जाती हैं। यहाँ इन भक्त को देखकर किसी का भी उत्साह और बढ़ सकता है कि जहाँ हमें पैदल चलने में ही कठिनाई अनुभव हो रही थी, इन भक्तों को देखिए, इन्होंने अपनी मनोकामना पूरी हुई थी। मैंने इनसे बात भी की थी कि अपना इन्होंने एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहा था, जो इनका हो गया था, और उसके बाद इन्होंने माता से अपना किया वादा निभाया और इस तरीके से लेट लेट कर अपने यात्रा को इन्होंने दर्शन के लिए गए। ऐसे आगे एक और शख्स मिलेंगे। थोड़ा सा और आगे चले, अब हम अर्धकुंवारी से आगे निकल चुके थे थोड़ा सा, और यहाँ पर बच्चों ने फिर थोड़ा सा एक आराम करना उचित समझा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। यात्रा के दौरान आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ ना भी लेकर चले तो भी चलेगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से, मैं इसे धर्मशाला ही कहूँगा, क्योंकि इतने कम रेट पर इतनी अच्छी सुविधाजनक भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सात्विक भोजन मतलब आपके लिए उपलब्ध है बहुत ही कम रेट में। तो ये जैसे अंबाली का इसका नाम था, इन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वालों ने जगह जगह पर अपने इस तरह के आउटलेट ही कहूँगा, धर्मशाला कहूँगा, कि भक्तों की सुविधा हेतु खोले हुए हैं, जहाँ पर भक्त 24 घंटे
खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं कि यात्री अपने सामर्थ्य अनुसार, भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार यात्रा करने के लिए, कोई घोड़े पर चलकर यात्रा कर रहा था, तो कोई पालकी पर यात्रा कर रहा था। अभी आपने पीछे एक व्यक्ति को देखा, वो लेट लेट कर भी यात्रा कर रहे थे। यहाँ इसको देखिए, ये जो माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय, उस तरह की जो सूचनाएं वो आपको जगह जगह पर देखने को मिलती है। अगला पड़ाव आप देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ भोजनालय। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले अंबालिका था, अब इंद्रप्रस्थ भोजनालय। हमने भी इनमें कभी किसी में चाय पी, किसी में कुछ खाया पिया, और धीरे धीरे आगे अपनी यात्रा को, क्योंकि हमें किसी तरह की कोई जल्दी नहीं थी, सवेरे जल्दी निकले थे। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर रास्ते अलग कट रहे थे। अर्धकुंवारी, ये रास्ता जो ऊपर की तरफ है वो अर्धकुंवारी को जा रहा था, हाथी मत्था होते हुए। और ये जो नीचे आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो नया वाला रास्ता था, जिसे बैटरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये वो रास्ता था। हम अर्धकुंवारी पहले भी कई बार दर्शन कर चुके थे, तो इसलिए हमने अर्धकुंवारी हम नहीं गए, हम सीधे ही माता के दर्शन के लिए भवन की ओर चले गए। ये सामने आप ये बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा जो चलते हैं, नॉर्मली इसके लिए कहा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन मैं देख रहा था कि इस बार जो है बहुत से लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध थी, और इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन थी। अच्छी खासी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। लोग यहाँ पर आकर, लगता है इसको साधन मिल जाते तो लोगों की उम्मीद टूट जाती है, और वो यहाँ पर बैठकर इसका इंतजार करते हैं और यात्रा आगे इससे भी करते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, नया ताराकोट मार्ग। ये 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, और इसे लेकर विचार ये है कि यहाँ तक अब नीचे भवन से नीचे कटरा से लेकर ऊपर भवन तक ये गाड़ियाँ जो हैं ऊपर तक जा सकेंगी। ये ताराकोट मार्ग जो है वो उसी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक जो सीधा रास्ता भवन के लिए जाता है, एक पीछे जो रास्ता अर्धकुंवारी के लिए जाता है, चरण पादुका मार्ग कटरा आप देख सकते हैं, और तीसरा हिमकोटि मार्ग जो आगे हमें भवन तक लेके जाएगा। तो हमने इसकी तरफ ही आगे और अग्रसर हम हुए। या आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन ऑयल के द्वारा पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था कराई गई है, और ये बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार देखा था। इसमें पीने के लिए ठंडा गर्म पानी, दोनों तरह के पानी उपलब्ध थे, और ऊपर बटन दबाकर आप उसके लिए पानी पी सकते थे। देवी द्वार अब हम पहुंच चुके थे। देवी द्वार, अगर आपको याद हो तो पहले यहाँ पर ये कवर नहीं था, तो यहाँ पर पहले एक खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से रास्ता काट कर उसे देवी द्वार बनाया गया था। अब बच्चों को भी, और इनफैक्ट मुझे भी अब भूख लगने लगी थी, तो हमने भी यहाँ पर आकर भोजन का आनंद लिया। और उसके बाद अब हम आगे चले तो बारिश का मौसम दोबारा बनने लगा था। बीच में हालांकि बारिश कुछ समय के लिए बंद रही, लेकिन यहाँ पर दोबारा मौसम सुहावना ही हो चुका था, आप सामने देख चुके हैं। अच्छी बात ये थी कि अब जो आगे का पूरा रास्ता था, मार्ग था, वो पूरा टीन शेड में था, तो हमें बारिश का इतना डर नहीं था। पहले का रास्ता थोड़ा सा भीगने का मौका था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से हम टीन शेड के अंदर चल रहे थे, और बारिश भी अब बहुत तेज़ नहीं थी, केवल मौसम बना, बारिश नहीं हुई। अब ये अगला पड़ाव, अगली चेक पोस्ट हम पहुँचे। चेक पोस्ट के पास देखिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए एटीएम, डिस्पेंसरी हिमकोटि पर उपलब्ध है। इसके अलावा मैंने भी दिखाया भोजनालय या धर्मशाला, लंगर, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो भी उपलब्ध है। तो यात्रा तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यात्रियों के अनुसार सुविधाजनक हो चुकी है। बच्चों की भी खुशी गम दोनों, मतलब कभी थकान की बात, कभी खुशी की बात। लेकिन जब इस तरह के भक्त, ये एक दूसरे भक्त थे, इनको देखकर किसी का भी जो, अगर हम कहें थकान मान चुके हैं या जोश ठंडा पड़ चुका है, तो इन्हें देख के दोबारा यात्री जोश में आ जाते हैं कि जब ये व्यक्ति इस तरह से यात्रा कर सकते हैं, ये भक्त इस तरह से यात्रा कर सकते हैं, तो क्या हम सामान्य तरीके से भी यात्रा नहीं कर सकते। ये अगला, ये बिल्कुल एक और भोजनालय यहाँ पर आ चुका था। ये सारे भोजनालय मतलब रास्ते में, बच्चों के लिए तो बड़ा सुविधा है। यहाँ पर चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, स्नैक्स वगैरह आदि भी उपलब्ध थे, वो भी बहुत रीज़नेबल रेट पर। यहाँ पर बच्चे बड़े उत्सुक थे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 हिरन दिखाई दिए जो कि आराम से बैठे थे। उन्हें भी कोई, शायद उनको भी पता है कि ये माता के भक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब जैसे हम आगे चले तो सबसे पहले जो मोड़ पे मुड़े तो सामने माता का भवन सामने था, और ये भवन देखकर जो हमारे उत्साह का संचार था वो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि मानो हमारी मंजिल बहुत पास आ चुकी है, और हमने अपने यात्रा को और आगे बढ़ाना शुरू किया। आप देख सकते हैं शरीर थोड़ा जवाब देना शुरू हो गया था, लेकिन यात्रा अब आगे बढ़नी तय थी, क्योंकि भवन दिख चुका था, तो अब हम यात्रा के बहुत पास आ चुके थे। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर इसे लैंडस्लाइड जोन हम कह सकते हैं। यहाँ बार बार पत्थर गिरने की संभावना रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक नई तरीके से
इस टीन शेड को बनाया गया है। टीन शेड और पिलर के बीच में एक अच्छा खासा स्प्रिंग का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे यदि इसके ऊपर वो बड़े पहाड़ या पहाड़ गिरते भी हैं तो उसे टीन शेड को फाड़ते हुए नीचे ना आए और यात्रियों को नुकसान ना पहुंचाए। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का वो देख रहे हैं आप, इसके अंतर्गत क्या था कि अगर पहाड़ गिरते भी हैं तो जैसे वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जंप ले लेकर, मतलब पूरा फाड़ेगा नहीं, उसको एक मौका देगा बचने का भी आवाज़ के साथ। तो ये एक बड़ी अच्छी वो देखी। ऊपर आप देख सकते हैं कि इसी जोन में ऊपर जाला भी लगाया हो, उसके नीचे फिर टीन शेड लगाया गया है। तो यात्रियों के लिए बहुत बहुत प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम किए गए उनकी सुरक्षा के लिए। हम भी आगे धीरे धीरे जय माता की अपने मन में करते हुए, और अब हम आखिरी चेक पोस्ट भवन की जो चेक पोस्ट थी वहाँ तक पहुँच चुके थे। अब ये भवन के पास हम आ चुके थे। अगर ये जो यहाँ पर पार्वती भवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैरिफ 140 रुपये में आपके लिए पर बेड सुविधा की उपलब्ध है, रूम भी उपलब्ध है। लेकिन इस तरह की सुविधा यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा के साथ ही इन्हें बुक करना होगा। ये जो आप सामने लॉकर देख रहे हैं, इनका बहुत महत्व है आपकी यात्रा में। जब आप यात्रा पर जाएं अपने साथ एक छोटा सा ताला अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ लॉकर तो अवेलेबल हो जाते हैं लेकिन ताला नहीं अवेलेबल होता। हम अपने साथ अपना ताला लेकर गए थे और सौभाग्य से इस समय भीड़ भी बिल्कुल नहीं थी। माता के हमने दर्शन किए। वीडियो इसलिए नहीं बना सकता था, आपको पता है कि लाइन में लगने के उपरांत हमें मोबाइल वगैरह सब जमा कराने होते हैं। अब वो सब हम उसमें जमा करा चुके थे। वापस आए, हमने माता के दर्शन करके हम वापस आए और अपने अपने मोबाइल लिए, और आगे जो आप देख रहे हैं कि भैरव जी के लिए रोपवे से हमने यात्रा करी। ये मेरा पहला अनुभव था रोपवे का, क्योंकि पहले जितनी बार भी गया उस समय इतनी भीड़ यहाँ पर रहती थी कि मेरे को कभी रोपवे से यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार था जब मुझे रोपवे से भी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो अगर आप यात्रा, जो साथी यात्रा कर चुके हैं, जो भक्तगण यात्रा कर चुके हैं, उन्हें पता है कि ये जो माता की यात्रा है कटरा से लेकर और भवन तक की, इतनी कष्ट इसमें नहीं होता जितना कष्ट भवन से लेकर भैरव जी की। क्योंकि भैरव जी की यात्रा केवल 2 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला क्षेत्र है और यात्री भवन तक पहुंचते पहुंचते अपनी ऊर्जा खो देते हैं। तो ये यात्रा उनके लिए बड़ी कठिन होती थी। लेकिन इस रोपवे के माध्यम से यात्री केवल इस यात्रा को 5 मिनट से कम समय की अवधि में, एक तरफ से 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा करूँ, 2 या 3 मिनट की अवधि में भक्त जो है वो कटरा से भवन से लेकर और भैरव जी मंदिर तक पहुंच सकते थे और इन सुहावने दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। तो हमने भी इस यात्रा का आनंद उठाया और भैरव जी दर्शन के लिए हम इस रोपवे की सहायता से ही पहुँचे। बिल्कुल एक तरह का नया अनुभव था। वापसी में आप देखिएगा कितना सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं कि जब हम वापसी में आ रहे हैं इसी रोपवे से, तो बाबा भैरव बाबा के हमने दर्शन किए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बंदर नहीं है, लंगूर पाए जाते हैं। अब कारण पता नहीं क्यों, और यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिला कि नॉर्मली कहते हैं कि बंदर और लंगूर एक साथ नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर बंदर और लंगूर एक साथ थे। ये भैरव बाबा मंदिर से जो चौक बना हुआ है वहाँ पर खूबसूरत, वहाँ से आप देख सकते हैं कि माता का भवन कितना सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ समय हमने बिताया, कुछ आराम किया, बहुत अच्छा समय हमने यहाँ बिताया। लेकिन हल्की हल्की बारिश फिर यहाँ होने लगी थी, तो हमने वापस रोपवे को लिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब आप देख सकते हैं कि इस यात्रा जब हम रोपवे से वापस आ रहे हैं तो यहाँ से कितना सुंदर ये भवन हमें बार बार देखने को मिलता है और इसे मानो निहारते ही रहें। आप देखिए सामने इस माता के भवन को, कि कोई भी यात्री, कोई भी माता का भक्त जो बार बार यहाँ आना चाहता है, इस मंदिर के, इस भवन के, इस दरबार के दर्शन करना चाहता है। विज्ञान हमारे जीवन को, हमारी यात्राओं को, हमारी धार्मिक यात्राओं को किस तरह से सुलभ बना रहा है, ये रोपवे उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कि जिस यात्रा करने में आपको कई घंटों का समय लगता, इस यात्रा को आप केवल कुछ मिनटों में सफलतापूर्वक पूरा करके आसानी से बिना श्रम किए जा सकते हैं। यहाँ से अब की बार हमने जो वापसी का रास्ता लिया वो हमने लिया ताराकोट मार्ग। वो आपको याद होगा जहाँ 3 रास्ते मैंने दिखाए थे, और उसके एंड में जहाँ यात्रा समाप्त होने वाली होती है उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले ही ये एक नया तरह का लंगर की व्यवस्था की गई। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रशासन ने व्यवस्था की है। ये पूरा क्षेत्र इन्होंने देखिए, यहाँ पे फव्वारों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ सामने जो आप लंगर की व्यवस्था देख रहे हैं पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके अलावा जो भी पहले मैंने लंगर और जो अम्बालिका या हिमकुटी वो जो सब थे उनमें नाम मात्र का शुल्क है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क है और खाने में विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपके लिए उपलब्ध हैं। लेकिन शर्त बस एक ये है कि आपको अपने बर्तन स्वयं धोकर रखने होंगे।
इसके बाद जहाँ से ये नया वाला जो ताराकोट मार्ग जहाँ पर समाप्त होता है, वहाँ आप देख सकते हैं कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रुकने और कोई असुविधा हो तो उनके लिए मेडिकल हॉल या मेडिकल रूम आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। इस प्रकार हमारी वो यात्रा वहाँ पूरी हुई और अगले दिन हम कटरा में घूमे, जहाँ हमने प्रसाद आदि की दुकानों में से जो प्रसाद के लिए अखरोट या बेर आदि जो हमने लेना था वो लिया। बच्चों ने अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी जिद की और गेम जोन में जाने की बात की, तो फिर इनका इतना अच्छा सहयोग साथ में रहा तो फिर इन्हें मना कैसे करते, तो इनको गेम जोन में ले गए। शाम का खाना हमने सागर रत्ना में ही खाया। इससे पहले भी हमने सागर रत्ना में ही खाना खाया था, तो शाम का बच्चों ने और जगह खाया, अच्छा नहीं लगा तो बच्चों ने इसी को रिकमेंड किया, तो इसी में हम सागर रत्ना में ही खाना खाया। और हमने शाम की, इनफैक्ट रात की ही कहेंगे, रात की ट्रेन पकड़ी और रात को 3:30 बजे हम दिल्ली वापस आ चुके थे। जय माता दी।